हेलो एवरीवन, आज डेट है 11 जनवरी 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि नर्दर्न यूरोपियन एनक्लोजर डैम को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था एंगुइला कंट्री को लेकर के। तो एंगुइला कंट्री जो है वो ईस्टर्न कैरेबियन सी में एक ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी के रूप में एग्जिस्ट करती है। ये जो एंगुला कंट्री है वो कोरल और लाइमस्टोन से मिलकर के बनी हुई है और यहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है। यहाँ पर मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो अफ्रीकन डिसेंट की है और यहाँ की जो पॉपुलेशन है उनकी मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो वो टूरिज्म सेक्टर में और एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो ये बेसिक फैक्ट्स हैं एंगुला कंट्री की लोकेशन को लेकर के और उनसे रिलेटेड अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लेकर के। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर और यहाँ पर आर्टिकल रिलेटेड है यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री को लेकर के। देखो 2 दिसंबर एंड 3 दिसंबर 1984 को एक इशू होता है कि जो भोपाल जो सिटी है वहाँ पर यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, उस फैक्ट्री में से टॉक्सिक मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है उसका लीक देखने को मिलता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की यहाँ पर डेथ हो जाती है और बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे इफेक्ट होते हैं। देखो ये जो गैस का नेम है वो आपको ध्यान में रखना है, MIC के नाम से भी इसको जानते हैं और बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली इस गैस के नेम को लेकर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो क्लियरली इस कौन सी गैस जो है वो यहाँ पर लीक हुई थी इसका नेम आपको ध्यान में रखना है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में इशू क्या है, अब ये उस टाइम जब प्रॉब्लम हुई, लोग इससे इफेक्ट हुए, लोगों की डेथ हुई, तो उस टाइम क्या हुआ कि जो हमारी गवर्नमेंट है और इस कंपनी, इन दोनों के बीच में एक इशू जो है, एक जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन की बात की जाती है और कंपनी जो है वो यहाँ पर कंपनसेशन प्रोवाइड करती है 715 करोड़ रुपीस का। 1989 की बात है जब सेटलमेंट होता है इसको, कि जो भी लोग इफेक्ट हुए हैं उन सभी को एक तरीके से कंपनसेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा और ये सारे मनी जो है वो कंपनी प्रोवाइड करेगी। तो 470 मिलियन डॉलर जो है वो यहाँ पर कंपनसेशन में दिए गए थे, जिसमें से बहुत सारे रुपीज जो हैं वो अभी भी जो लोग इफेक्ट हुए थे उनके पास नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है कि दोबारा से इस सेटलमेंट को रिवाइज किया जाए और इसमें और मनी जो है वो ऐड करवाया जाए, कंपनी जो है वो और मनी यहाँ पर प्रोवाइड करे। हालांकि कंपनी जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के क्लियरली मना कर दिया है कि वो अब दोबारा से इसमें और कंपनसेशन मनी प्रोवाइड नहीं करेंगी। जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी यहाँ पर क्लियर किया है कि देखो जब सेटलमेंट हो चुका है तो इसमें दोबारा से रिव्यू करवाने की, जो आपने क्यूरेटिव पिटीशन के बेसिस पर आप जो है इसको दोबारा से रिवाइज करवाने की बात कर रहे हो। अब ऐसा तो था नहीं कि जब सेटलमेंट हुआ था तब हमारी जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा वीक थी और वो अपना रिप्रेजेंटेशन अच्छे से रख ही नहीं पाई, तो इसको दोबारा से रिवाइज करने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पर बात हुई है क्यूरेटिव पिटीशन की, तो ये जो कंसेप्ट है वो 2002 में केस हुआ था, रूपा अशोक हुरा केस। उसमें एक कंसेप्ट आया था कि अगर जुडिशरी एक बार रिजल्ट दे देती है, सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट दे दिया और फिर उस रिजल्ट को रिव्यू करवाने के लिए रिव्यू पिटीशन जो डाली जाती है और उसको भी अगर रिजेक्ट कर दिया गया तो क्यूरेटिव पिटीशन का कंसेप्ट जो है वो फिर आया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 137 जो है वो इस क्यूरेटिव पिटीशन को जो है एक तरीके से सपोर्ट करता है कि जस्टिस जो है उसकी डिमांड के लिए दोबारा से एक जो मौका है, अपॉर्चुनिटी जो है वो इसके बेसिस पर प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर जो आर्टिकल है तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कंट्री है पेरू और वहाँ पर एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। देखो कल भी हमने डिस्कस किया था कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो ब्राज़ील कंट्री है वहाँ पर भी सेम इशू इसी तरीके से जो वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं उनके खिलाफ में जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है उनके सपोर्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ओके,
तो यहाँ पर हम पेरू की लोकेशन देख लेते हैं। देखो ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का मैप है और ये जो ग्रीन कलर है ये पेरू कंट्री है। यहाँ पर दो लैंडलॉक कंट्री है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, बोलिविया एंड पराग्वे। और पेरू और बोलिविया जो है उनके बॉर्डर एरियाज में लेक टिटिकाका लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो प्रेजेंट टाइम में जो जोशीमठ जो एरिया है वहाँ पर जो इश्यू देखने को मिला है, लैंड सब्सिडेंस जो वहाँ पर देखने को मिल रहा है, जोशीमठ का जो एरिया सिंकिंग हो रहा है, तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जो है वो 16 जैन को जो है वो इस इश्यू को डिस्कस करेगा। इसमें जो भी प्रॉब्लम्स है, मैन मेड प्रॉब्लम है या फिर नेचुरल तरीके से इशू क्रिएट हो रहे हैं, उन सभी के ऊपर फोकस करते हुए एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सभी को डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल बेस पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, देखो कल हमने डिस्कस किया था कि तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं, जो ईयर का जो फर्स्ट सेशन था वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसको एड्रेस करने के लिए आए लेकिन बीच में ही वो उसको छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में फोकस किया गया है कि वहाँ के जो गवर्नर हैं उनको जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है उन सभी को फॉलो करना चाहिए था, और इस तरीके से क्या होगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है गवर्नर, उनके बीच में जो क्लैश है वो इंक्रीज होगा, साथ ही साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो रिलेशन है वो भी इससे इफेक्ट होंगे। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है उनके अकॉर्डिंग जो है उनको यहाँ पर अपना बिहेव जो है वो रखना चाहिए था। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो ब्राज़ील में जो इशू चल रहा है उसको लेकर के है कि ब्राज़ील में जो प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वहाँ की जो भी पॉपुलेशन है, वहाँ के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है, उनको जो भी रिजल्ट आया उसको सपोर्ट करना चाहिए। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया कि जो भी हमारी इस तरीके की जो डेमोक्रेसी में इस तरीके का जो रिजल्ट आता है उसकी हमें रेस्पेक्ट करने की जरूरत है। यहाँ पर रशिया यूक्रेन जो वॉर है इसके बारे में, इससे हम कौन कौन से लेसन सीख सकते हैं, तो देखो राइटर ने यहाँ पर रशिया की जो भी प्रेजेंट टाइम में, कुछ टाइम पहले अगर हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से उन्होंने अपना डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश की, जैसे क्रीमिया वाला रीजन उन्होंने 2014 में एनेक्स कर लिया, साथ ही साथ में अदर कंट्रीज़ के ऊपर भी अपना जो डोमिनेंस है, अपना इफेक्ट रखने की जो उन्होंने कोशिश की। साथ ही साथ में राइटर जो है उनका बोलना है कि 1991 में जब डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का, उसके बाद में यूएसए जो है वो एक इंडिपेंडेंट और यूनिपोलर कंट्री के रूप में एस्टेब्लिश किया उन्होंने कि सारी पावर जो है यूएसए के ऊपर है और वर्ल्ड जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। फिर टाइम के साथ में क्या हो रहा है कि अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो रशिया यूक्रेन वॉर जो है उसमें रशिया चाइना जो है वो अपना डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ताइवान जो है उसको लेकर के यूएसए वहाँ पर अपने इंडिपेंडेंट रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, तो लेकिन चाइना क्लेम करता है कि ताइवान मेरा पार्ट है। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है, बेसिक इशू ये देखने को मिल रहा है कि प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड जो है वो मल्टीपोलर डिवीज़न के रूप में जो है वो दोबारा से डेवलप हो रहा है। तो इंडिया को यहाँ पर फोकस करना है कि अपने कंट्री के लेवल पर जो हमारे इंटरेस्ट हैं उनको हम सिक्योर करें, और उसी के लेवल पर जो है वो सभी के साथ में हमारे जो रिलेशन है वो बेहतरीन बनकर रहें। देखो यहाँ पर रशिया चाइना इनकी पावर तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यूएसए की पावर जो है वो थोड़ी सी डिक्रीज यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि अदर कंट्रीज यहाँ पर उन्होंने अपना डोमिनेंस, जैसे कि अफगानिस्तान में उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक अपनी आर्मी यहाँ पर एस्टेब्लिश करके रखी, लेकिन जो है तालिबान ने 2021 में वहाँ पर कैप्चर कर लिया। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरी यहाँ पर बात है ईरान की, तो ईरान पर भी वहाँ पर उन्होंने काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश की, लेकिन अगर आप प्रेजेंट टाइम में बात करो तो ईरान जो है वो भी अपना डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जिनके बेसिस पर यूएसए की जो पावर है वो डिमिनिश हो रही है, और चाइना जो है, रशिया जो है वो अपने आप को अच्छे से एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो इंडिया को सभी के साथ में अपने रिलेशन अपने कंट्री के बेनिफिट के अकॉर्डिंग जो है वो मेनटेन करने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, जो राइटर है उन्होंने काशी तमिल समागम की बात की है। राइटर जो है वो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं यूनियन गवर्नमेंट में, तो आर्टिकल जो है वो गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस थोड़ा सा देखने को मिलेगा, लेकिन जो बेसिक बात है हम उनके ऊपर फोकस करेंगे। राइटर ने बताया है कि ये काशी तमिल समागम जो अभी हुआ, लगभग 1 महीने तक ये प्रोग्राम चला, जिसमें साउथ से लोग आते हैं, तमिल कल्चर से लोग बिलोंग करते हुए, और हमारा जो नर्दन कल्चर है उसको उन्होंने व्यू करने की कोशिश की। राइटर ने यहाँ पर कुछ एंशियंट पॉइंट रखे हैं कि इस तरीके का
जो कनेक्टिविटी है वो पहली बार नहीं देखने को मिल रही है। अगर हम एंशियंट टाइम में भी बात करें तो इस तरीके का हमारी एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन जो थी उसमें इसी तरीके का कनेक्टिविटी थी। नॉर्दर्न पार्ट से लोग जो है वो गंगा रिवर जो है उसका होली वाटर लेकर के रामेश्वर जो टेम्पल है वहाँ पर चढ़ाते थे। और वेडिंग्स के टाइम में तमिल वेडिंग जो होती थी उसमें से बहुत सारे जो लोग हैं वो नॉर्दर्न एरिया में आते थे। तो ये रिचुअल थी। ओके, तो इसी को दोबारा से एस्टेब्लिश करने की कोशिश जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है। राइटर ने ये जो कनेक्टिविटी हुई उसके ऊपर फोकस किया है कि 2047 तक जो हमारा टारगेट है कि इंडिया को डेवलप्ड कंट्री के रूप में हम एस्टेब्लिश करें, तो इस तरीके से जो एरिया वाइज कनेक्टिविटी रहेगी या स्टेट वाइज कनेक्टिविटी इंक्रीज होगी तभी हम एक भारत श्रेष्ठ भारत जो हमारा प्रोग्राम है उसको एस्टेब्लिश कर पाएंगे। राइटर जो है उन्होंने फोकस किया है टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर कि दोनों ही एरिया बनारस रीजन और तमिल जो है कांचीपुरम, वहाँ पर बनारसी सिल्क, ये जो है वो टेक्सटाइल की पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम टेक्सटाइल सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करें तो एक तो जॉब ज़्यादा जनरेशन होगी, दूसरा हम जो है एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। और हम चाहते हैं कि 2030 तक जो है वो 100 बिलियन डॉलर का हम टेक्सटाइल सेक्टर में क्या करें, एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करें। इतना जो है वो हमें इंक्रीज करना है और पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा है, किया जा सकता है। और यहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो फोकस करते हैं 5F फॉर्मूला के ऊपर, फार्म, फाइबर, फैब्रिक, फैशन, फॉरेन। ये सभी जो हैं वो हमारे जो फार्मर्स हैं, हमारे जो वीवर्स हैं, उनकी लाइफस्टाइल को चेंज कर देंगे, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी और ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो भी देखने को मिलेगा। और काशी और तमिलनाडु जो है ये दोनों इस विजन को कौन से विजन को जो हमने टारगेट लिया है ना 2047 तक का हमें अचीव करना है डेवलप्ड कंट्री के रूप में, और जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को हमें इंक्रीज करना है, तो इसमें ये दोनों सेक्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो यहाँ पर देखो बताया गया है कि इस तरीके से कनेक्टिविटी जो है वो सिर्फ यहीं पर नहीं की जाएगी। टाइम के साथ में जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री है, सेंट्रल मिनिस्ट्री, उन्होंने डिसीजन लिया है कि इस तरीके के प्रोग्राम जो हैं वो अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे ताकि इंटरनल लेवल पर जो है वो हमारी कनेक्टिविटी दिख सके। और जो भी हमारे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं उनको गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है उनसे एक रिकॉग्निशन मिले और फिर बूस्टअप जो है उनका देखने को मिले। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर ही। तो देखो यहाँ पर हमारी जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने डिसीजन लिया है कि हम क्या करेंगे, रिमोट वोटिंग सिस्टम जो है उसको एस्टेब्लिश करेंगे। 60 जनवरी को जो है वो इसका डेमो होगा सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने, और जो भी हमारी नेशनल पार्टीज़ हैं और रीजनल पार्टीज़ हैं, स्टेट पार्टीज़ हैं, उनके सामने। और यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने बोला है कि ये तो अच्छी बात है, ओके, अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन हमें फोकस करना है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या क्रिएट हो सकती हैं। राइटर ने बोला है कि ईवीएम को लेकर के ट्रांसपेरेंसी का एक बेसिक इशू है। हालांकि वीवीपैट प्रोसीजर हम लेकर के आए, लेकिन रिमोट जो सेंटर्स बनाए जाएंगे वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी कैसे रहेगी, वहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट को कैसे मेंटेन किया जाएगा, जो लोग जो अपने अर्लियर एक तरीके से इन्फॉर्मेशन देंगे कि उनको वोटिंग राइट्स का यूज करना है, वो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, तो किन लोगों को एक्सक्लूड किया जाएगा, किन लोगों को इन किया जाएगा, किस तरीके से वहाँ पर जो बूथ है उनको सेपरेट और एक तरीके से इंटीग्रेटेड तरीके से वहाँ पर वोटिंग जो है वो की जा सकेगी। ये सारे पॉइंट जो हैं इनके ऊपर फोकस करने के लिए राइटर ने बोला है कि आपने प्रोग्राम तो बना दिया है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किस तरीके से होगा, इसके ऊपर हमें जो है वो फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है टेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर देखो एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में एक इम्पोर्टेंट बात बोली गई है कि अगर हम डिस्कस करें कि NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, इसके बारे में अभी भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखो 2017 लेवल से कंपैरिजन किया गया है और कुछ डाटा यहाँ पर रखे गए हैं कि अगर हम डिस्कस करें तो पर्टिकुलेट मैटर 2.5 जो है वो नेशनल कैपिटल वाला जो एरिया है वहाँ पर पिछले चार साल में कम हुआ है। ओके, ऐसे डाटा देखने को मिले हैं। 2022 में 99.71 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर देखने को मिला और 2019 में था ये 108 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, मतलब टाइम के साथ में जो है वो कम हुआ है।
ओके। अभी ये देखो, ये एनसीएपी से रिलेटेड ही एक आर्टिकल है, उसको भी हम यहीं पर फिर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये एनसीएपी प्रोग्राम क्या है, और इसको लॉन्च किया गया था 2019 जनवरी में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा। और मेन टारगेट रखा गया था कि हमारे इंडिया की 131 सिटीज जो हैं, जो नॉन अटेनमेंट सिटीज हैं, मतलब वो सिटीज जहाँ पर पोल्यूशन के अकॉर्डिंग जो काम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर पोल्यूशन जो है वो कम नहीं हो पा रहा है। नेशनल, यहाँ देखिए आप, नेशनल AAQS के जो स्टैंडर्ड है 2011 से 2015 के बीच में, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर एयर क्वालिटी नहीं है, तो उनको यहाँ पर अलग से सेपरेट करके ये जो प्रोग्राम है एनसीएपी, इसके अंडर रखा गया ताकि ट्रैक किया जा सके और यहाँ पर पोल्यूशन लेवल कम किया जा सके। ये एनसीएपी जो है वो इसमें बेस ईयर रखा गया 2017 और टारगेट दिया गया 2024 तक कि 20 से 30% तक पोल्यूशन को कम करना है। और पर्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10 इसके ऊपर स्पेसिफिक इसमें फोकस किया गया। ओके, तो यहाँ पर कुछ सिटी जो हैं, 49 सिटी जो हैं, उनमें तो पोल्यूशन लेवल कम देखने को मिला है, लेकिन जो मैक्सिमम सिटीज हैं वहाँ पर पोल्यूशन लेवल अभी भी वैसे ही बना हुआ है। तो इंडिया को क्या करना होगा, 300 मैनुअल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन पर ईयर टू रीच द एनसीएपी गोल ऑफ 1500 मॉनिटरिंग स्टेशन बाई 2014। हमें हर साल 300 मैनुअल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन जो है वो लॉन्च करने होंगे, और ताकि हम 2024 तक का जो हमारा टारगेट है उसको अचीव कर पाएँ। और अभी प्रेजेंट टाइम में लास्ट 4 साल में अगर हम डिस्कस करें, 2019 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, तो 4 साल में जो है सिर्फ 180 स्टेशन जो है वो हमने एस्टेब्लिश किए हैं। तो इन सारे टारगेट्स को हम अचीव करेंगे तभी 20-30% जो पोल्यूशन है वो कम हो पाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो टेक्स्ट पेज पर है। तो देखो, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जो स्टेट है, 2014 में आंध्र प्रदेश का बाइफर्केशन हुआ, तेलंगाना नया स्टेट बना, और यहाँ पर दोनों के बीच में जो इंस्टीट्यूशन है उनके बाइफर्केशन को लेकर के इशू है। तो एक कमेटी बनाई गई थी, शीला भिडे जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने यहाँ पर रिकमेंडेशन दी थी कि यहाँ पर कुछ जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें से 91 में से 89 जो है उनका बाइफर्केशन कर दिया जाए, लेकिन तेलंगाना जो है उसको लेकर के एग्री नहीं है। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हालांकि नेशनल लेवल पर और सेक्रेटरीज लेवल पर डिस्कशन हो चुका है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो नहीं देखने को मिला। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, तो देखो यहाँ पर जो आर्टिकल है तो बताया गया है कि हमारा जो सिटीजनशिप है, आर्टिकल 6 जो है उसमें इंसर्ट किया गया था 6A, और सिटीजनशिप एक्ट में सेक्शन 6A जो है वो इंसर्ट किया गया था। बेसिक प्रोविजन क्या था कि देखो, जब ईस्ट पाकिस्तान, मतलब जो अभी बांग्लादेश है, तो वहाँ पर जब वेस्ट पाकिस्तान के साथ में उनका क्लैश देखने को मिल रहा था, तो ईस्ट पाकिस्तान से जो लोग निकल करके जो है वो इंडिया में एंटर करने लगे। अब वहाँ पर जो लोग हैं इंडिया में एंटर हुए, तो इंडिया के जो भी चीज़ें हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, उनके ऊपर एक तरीके से बर्डन क्रिएट होने लगा। तो यहाँ पर 1979 से 1985 के बीच में आसाम जो रीजन है वहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ कि ये जो इंक्लूजन है इन लोगों का ना हो और इनको बाहर किया जाए। अब यहाँ पर कुछ डेट डिसाइड की गई कि 1966 तक जो लोग आए हैं उनको तो सिटीजनशिप डायरेक्टली दे दी जाएगी, और 1966 से 71 के बीच में जो लोग आए हैं उनको 10 ईयर तक वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाएंगे। और ये सेक्शन 6 से जो है वो इंसर्ट किया गया था। तो यहाँ पर अब रिव्यू पिटीशन डाली गई है कि ये जो सेक्शन 6A है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो रिव्यू करे, और क्या हमारा जो बेसिक प्रोविजन है सिटीजनशिप को लेकर के, क्या इसको वायलेट नहीं करता है, इसके बेसिस पर इस पर जो डिस्कशन है वो किया जाए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, देखो ये जो जोशीमठ वाला जो एरिया है और वहाँ पर जो इश्यू है, तो इसको लेकर के यहाँ पर बताया गया है कि जो अपोजिशन, मतलब यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपोज कर रहे हैं और मैक्सिमम फोकस कर रहे हैं कि डिमांड, मतलब आप क्या करें,
जो भी रिलीफ पेमेंट है वो प्रोवाइड किया जाए। स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसको नेशनल कैलेमिटी के रूप में भी डिक्लेयर करने की कोशिश की जा रही है। देखो जब नेशनल कैलेमिटी डिक्लेयर कर दी जाएगी तो नेशनल लेवल से सपोर्ट जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, फंडिंग के बेसिस पर भी। साथ ही साथ में जो वहाँ की एनडीआरएफ टीम है वो भी यहाँ पर सपोर्ट के लिए जो है आएगी। बहुत सारे बेसिक प्रॉब्लम जो है जो अब स्टेट को ही रेगुलेट करने पड़े हैं, उसमें सेंट्रल लेवल का भी इन्वॉल्वमेंट जो है वो यहाँ पर शो होगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो, ऑस्ट्रेलिया पीएम जो है वो इंडिया की विजिट पर। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंटोनी अल्बांसे इज एक्सपेक्टेड टू विजिट इंडिया इन मार्च, डिप्लोमेटिक सोर्सेज हैव कंफर्म्ड। मार्च में इंडिया की विजिट पर रहेंगे। दोनों ही कंट्री जो है वो अपने ट्रेड पैक्ट को लेकर के फोकस है, अपने बायलेटरल रिलेशन को लेकर के काफ़ी बेहतरीन तरीके से फोकस कर रहे हैं। और दोनों ही कंट्री की अगर हम बात करें तो दोनों कंट्री जो हैं वो इंडियन ओशन रीजन को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं, जापान और यूएसए के साथ में भी, कि यहाँ पर ओपन एंड फ्री एरिया हो सके ताकि सभी लोग जो हैं वो अपने ट्रेड को यहाँ पर रेगुलेट कर सकें। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के रिलेशन जो है वो काफ़ी बेहतरीन है और इसी के बेसिस पर जो ट्रेड रिलेशन है, कॉमर्स रिलेशन है, उनको भी एस्टेब्लिश करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। ओके, यहाँ पर G20 ग्रुप की प्रेजेंट टाइम में लीडरशिप इंडिया के पास में है। तो यहाँ पर जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में किस तरीके के रिलेशन होने चाहिए, इसी को लेकर के 83rd ऑल इंडिया प्रेजाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस विच बिगिंस ऑन वेडनेसडे, और यहाँ पर फोकस किया जाएगा कि किस तरीके से जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट है और जुडिशरी जो है उनके रिलेशन जो है वो कैसे बेहतरीन हो सकते हैं। ओके, तो ये जो कॉन्फ्रेंस है, द कॉन्फ्रेंस वन ऑफ द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कंट्रीज लेजिस्लेटिव बॉडीज विल बी इनॉग्रेटेड बाई वाइस प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा चेयरमैन। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जगदीप धनखड़। द 2-day कॉन्फ्रेंस विल बी चेयर्ड बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, स्पीकिंग ए कमिटी ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी, speaking at a meeting of the standing committee which on Tuesday discussed the agenda of the conference. Mr. Birla said that the constitution had defined the responsibilities and authority of the legislature, judiciary and executive। मतलब तीनों के सेपरेशन की बात की जाती है। और देखो पहले जो हमारी ऑटोक्रेसी हुआ करती थी वहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होता था, फिर जैसे जैसे डेमोक्रेसी आने लगी, लोगों का ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ने लगा, तो फिर सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई। और फ्रांसीसी आइडियलिस्टिक जो हैं उन्होंने मोंटेस्क्यू जो है उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर की बात की थी। और इम्पोर्टेंट भी है ताकि इंडिपेंडेंट तरीके से जो कंट्री है वो काम कर सके और कोई एक ऑर्गन जो है वो दूसरे ऑर्गन को कैप्चर ना कर पाए। तो यहाँ पर जो भी कंट्रीज़ हैं उनके जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे और डिस्कस करेंगे लेजिस्लेचर और जुडिशरी को किस तरीके से रेगुलेट किया जा सकता है, किस तरीके के उनके रिलेशन जो है वो और बेहतरीन हो सकते हैं। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।